स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। तो हम लोग कल बात कर रहे थे जलवायु और अनुकूलन, ठीक है। कल चैप्टर नंबर जो 8 है जलवायु और अनुकूलन, उसका पार्ट नंबर 1 देख लिए थे हम लोगों ने। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं, ठीक है। कल मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने उसमें कंप्लीट वीडियो बनाई है। और आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी कुछ बताया था। तो हम लोग मोटे तौर पर यहाँ से हम लोग 4.2 जो टॉपिक जलवायु और जंतुओं में अनुकूलन बच्चों ये देखने वाले थे, ठीक है। कल हमने हल्का सा इसका भाग देखा था, लेकिन इसको फिर इस टॉपिक को फिर से मैं आपको करवा दे रहा हूँ। खूब से खूब मुश्किल से 40-50 मिनट लगेगा, ठीक है। इसको मैं अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ठीक है। एक बार फिर से स्वागत है बच्चों, जो भी जुड़े हैं हमारे चैनल से सभी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। मैं आपका सचिन। चलिए, आपने पिछली कक्षा में कुछ जंतुओं के अनुकूलन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अनुकूलन मतलब क्या होता है मैंने बताऊंगा, ठीक है। जंतु किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों और अलग अलग जलवायु के अनुसार अनुकूलित होते हैं। अब हम विभिन्न जलवायु के जंतुओं के अनुकूलन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्या कर रहा है, जलवायु और जंतुओं में अनुकूलन। इसका मतलब क्या हुआ, जो जलवायु है और जंतु, मतलब किसी भी क्षेत्र में जो जलवायु होगी उस जलवायु के अनुसार ही वहाँ पे जंतुओं का क्या होगा, निवास होगा, ठीक है। समझ गए ना। किसी भी क्षेत्र में, जैसे मान लो कि ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होगा, ठंडे जितने भी ठंडे वाले जानवर होंगे बच्चों वो रहेंगे, ठीक है। अब मान लो कि पहाड़ी एरिया में तो रेगिस्तान नहीं, सॉरी ऊँट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जलवायु के अनुसार वहाँ पे जंतु पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि ऊँट कहाँ पे पाया जाता है, तो रेगिस्तान में पाया जाता है। ऊँट जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाएगा, क्यों? क्योंकि ये जलवायु ऐसा गर्म जलवायु का वो जानवर है, ठीक है। और जैसे मान लो कि पेंगुइन जो होता है, पेंगुइन या ध्रुवीय भालू कहाँ पे होंगे, बर्फ़ वाले इलाके में होंगे, वो रेगिस्तान वगैरह में नहीं होंगे। उसी प्रकार ये टॉपिक यही कह रहा है कि जलवायु और जंतुओं में अनुकूलन, मतलब जलवायु के अनुसार जंतु, यहाँ पे देखो, जलवायु के अनुसार जंतु मतलब जंतुओं का मतलब विभाजन होगा या बंटवारा होगा, ठीक है। जैसा जलवायु रहेगा वैसे वहाँ पे जंतु जन्म लेंगे। तो वही ये टॉपिक कह रहा है, ठीक है। तो अब किसी विभिन्न विभिन्न जलवायु के जंतुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से जलवायु में कौन सा जानवर पाया जाता है, ये टॉपिक वही कह रहा है। चलो, किसी क्षेत्र की जलवायु जंतुओं पर गहरा प्रभाव डालती है बच्चों। किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो होती है वहाँ के जंतुओं पर खास प्रभाव डालती है, गहरा प्रभाव डालती है। वो कैसे? किसी भी जलवायु में अनेक प्रकार की जंतु पाई जाती हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जंतु पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे ठंडे इलाकों में ध्रुवीय भालू पाया जाता है, गर्म इलाकों में क्या होता है, ऊँट पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ठंडे इलाकों में ध्रुवीय भालू, वहीं गर्म इलाके में ऊँट पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनेक प्रकार की अलग अलग जलवायु में, यहाँ पे ठंडी जलवायु है, यहाँ पे गर्म जलवायु है। गर्म जलवायु में ऊँट पाई जाती है, वहीं ठंडी जलवायु में ध्रुवीय भालू पाए जा रहे हैं। ठंडी जलवायु में क्या बोलते हैं, याक पाया जाता है, वहीं गर्म इलाकों में क्या पाया जाता है, अजगर वगैरह, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे गर्म जलवायु है, यहाँ पे ठंडी जलवायु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की जो जीव हैं वहाँ पे पनपते हैं। बहुत सारी विविधता है आपस में। विविधता मतलब क्या होता है, बंटवारा, ठीक है। जन जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। तो जिस क्षेत्र में देखो, जिस जलवायु में जो जंतु जो जन्मे होते हैं उसी क्षेत्र में वो जीना सीखते हैं बच्चों, ठीक है। ये नहीं कहेंगे, उनके पास ये भी ऑप्शन नहीं होता कि मान लो कि ऊँट को गर्मी लग रही तो कहेगा नहीं मैं ऊँट में रेगिस्तान, अब रेगिस्तान छोड़ के मैं जम्मू कश्मीर जाऊँगा। उनके पास ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जो ध्रुवीय भालू हैं, जो पहाड़ वगैरह पर रहते हैं ध्रुवीय भालू, अब वो उनके पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि मैं रेगिस्तान में आके रहूँ, ठीक है। प्रकृति ने उनको वैसा ही बनाया है जैसे वो जिस प्रकार में जलवायु में जन्म लेते हैं, ठीक है। तो उन जंतुओं उन स्थितियों में जीना सीखते हैं बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि हमें वहाँ पे नहीं रहना, जैसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत गर्मी है, चलो दूसरे इलाके में चलते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, उसी क्षेत्र में उनका जो आकार होता है, उनकी जो बनावट होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है पूरा वैसा ही पाया जाता है। प्रकृति उन्हें वैसे ही बनाती है जिस क्षेत्र में वो जन्मे होते हैं बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि ऊँट को प्रकृति भेज देगी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, और ध्रुवीय भालू को भेज देगी कहाँ पे, रेगिस्तान में। तो क्या उल्टा हो जाएगा, वो 10 दिन में मर जाएंगे, ठीक है। तो उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुसार, उनकी बनावट के अनुसार प्रकृति ने उन्हें निर्मित किया है, या ठीक है, वातावरण से निर्मित हुए हैं। जंतुओं का यह लक्षण आचरणीय और रचनात्मक भी हो सकते हैं। जंतुओं का झुंड या समूह से चलना एक आचरणीय अनुकूलन है जो उन्हें लुटेरे या दुश्मन के समूह से बचाता है। क्या कह रहा है, जंतुओं का झुंड या समूह में चलना। कोई भी जंतु देखते हैं बच्चों, जंगल वगैरह में डिस्कवरी वगैरह देखेंगे तो कुछ कुछ जंतु जो होते हैं झुंड में चलते हैं, जैसे टाइगर हो गया, ठीक है, या
भैंसे हो गए, बुल्फ हो गया, ये सब क्या होते हैं? हाथी हो गया, कभी अकेले नहीं चलते, वो जब झुंड में चलते हैं, नहीं तो पकड़ लेगा। तो जंतुओं का जो झुंड होता है, कुछ समय में वो क्या होते हैं, वो ग्रुप में चलते हैं, झुंड में चलते हैं। यह आचरणीय अनुकूलन है जो उन्हें लुटेरे और दुश्मनों के समूह से बचाता है। अगर मान लो कि अकेले अगर हाथी चलता है तो कोई भी पकड़ लेगा उनको, लेकिन अगर मान लो कि 10-15 हाथी रहेंगे तो कोई पकड़ नहीं सकता उनको, ठीक है? 2-4 मार के गिरा देंगे। तो वही कह रहा है कि झुंड में चलते हैं, इसका मतलब क्या है? वो मतलब लुटेरे और दुश्मनों जो पकड़ते हैं, लेकिन अब तो सरकार बैन लगा देती है, लेकिन कुछ जो आदमी होते हैं वो गोली वगैरह मार देते हैं। लेकिन इसलिए प्रकृति देखो उनको कितना नियम बनाया है कि वो झुंड में चलेंगे, कि उनको कोई पकड़ ना पाए। ठीक है। नेक्स्ट है, आपने मरुस्थलीय जंतु ऊंट के बारे में तो पिछली कक्षा में पढ़ा है। अब आप नीचे चित्र को देखकर इसके बारे में बताइए, चर्चा कीजिए। ठीक है। ऊंट के नाक और पंख की क्या विशेषता है? ऊंट के नाक और पंख की क्या ऊंट के नाक और आँख की क्या विशेषता है? ऊंट जो होता है बच्चों, ध्रुव ऊंट जो देखो, ऊंट का जो आप आँख देखेंगे उसमें बहुत सारे बाल होते हैं, ठीक है, उसके बीच में आँख रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेगिस्तान वगैरह में क्या होता है कि यहाँ पे धूल धूल की आंधी उड़ती है, क्योंकि सूखा बालू होता है और हवा जब आती है तो धूल भरी आंधी उत्पन्न होती है। लेकिन जो ऊँट रहता है बच्चों, वो कहाँ पे होता है? रेगिस्तान में। तो वो धूल में भी देख सकता है, ठीक है। ऐसा इनको प्रकृति बनाती है। हम लोग आंख मूंद लेंगे, लेकिन ये लोग आंख नहीं मूंदते, ये चलते रहता है, आंधी में भी चलते रहेगा, क्योंकि उनका जो आंख का डिजाइन है प्रकृति ने ऐसा बनाया है उनको कि वो धूल भरी आंधी में भी क्या करेंगे, वो देख सकेंगे, ठीक है। ऊँट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि ऊँट के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, गूदेदार होते हैं, जिसकी वजह से उनका ऊँट बालू में आसानी से चल पाता है, ठीक है। वही मिट्टी में कम चल पाता है, लेकिन बालू में गूदेदार वजह के होने से वो आसानी से चल पाता है, ठीक है। ऊँट को जहाज क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि वो लंबे समय से बिना पानी पिए, बहुत लंबे समय से वो रेगिस्तान में रह भी सकता है। अब मान लो कि अगर ऊँट को, अगर प्रकृति ने ये गुब्बड़ दे रखा है बच्चों, ये इसको गुब्बड़ कहते हैं, कुब्बड़ कहते हैं, कुब्बड़। यहाँ पे क्या करते हैं, वो पानी भर लेते हैं, ठीक है, कुब्बड़ में अपने, कि यहाँ पे पानी भर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि इनको प्यास लगती है तो हल्का हल्का यहाँ पे निकाल के पानी क्या करते हैं, वो फिर पीते रहते हैं। अगर प्रकृति ने देखो ये अगर डिजाइन नहीं बनाती, मान लो कि रेगिस्तान में तो कहीं जल्दी पानी भी नहीं मिलता, इसलिए ऊँट जो होते हैं 10 से 20 लीटर जो होते हैं पानी एक बार में पी लेते हैं, और उनको 4-5 दिन तक पानी पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और बिना 4-5 दिन पानी पिए वो ऊँट जो होता है जिंदा रह सकता है, ठीक है, ज़्यादा भी रह सकता है, 5-6-7 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, ठीक है, क्योंकि कुबड़ में बच्चों ये पानी भर लेता है अपने, कि उसको पता है कि हमेशा वो पानी एक्स्ट्रा रख रहा है, तो प्रकृति ने उन्होंने खुद बनाया है। अगर कुबड़ नहीं बनाता तो 10-10 मिनट पे उसको प्यास लग जाती, तो फिर ये तो रेगिस्तान में तो चल ही नहीं पाता ना, मर जाता है प्यास की वजह से। जैसे आदमी तो पानी लेके चलता है, लेकिन ये जानवर कहाँ से पानी लेगा? इसलिए प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है कि वो जानवर जो है, प्रकृति अपने शरीर के अंदर ही खुद पानी रख लेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनको प्यास नहीं लगेगी, समझ गए, एक ही बार पी लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु के अनुसार ही अलग अलग जो जीव होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। हर क्षेत्र में, हर जलवायु में अलग अलग प्रकार के पौधे, कीटनाशक, जीव जंतु पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है, याद रख लेना। जैसे मैंने बताया था कि जैसे 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा मच्छर वगैरह पाए जाते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और वहीं ठंडे इलाकों में क्या होता है, मच्छर कम पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ठंडे इलाके में वर्षा कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वर्षा कम होती है, जिसकी वजह से मच्छर कम पनपते हैं। और ठंडे इलाके में मच्छर जो ठंडी की वजह से मच्छर मर भी जाते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जलवायु के अनुसार यहाँ पे आपने देखा ऊँट, जैसे ऊँट, और तो ऊँट की शारीरिक रचना के ये सब गुण मरुस्थलीय प्रदेशों की सूचना के अनुसार रचनात्मक मूल्य हैं। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये ऊँट पढ़ लिया, ये कहाँ पे, गर्म क्षेत्र में। अब हम लोग पढ़ेंगे ध्रुवीय भालू, ठीक है, पोलर रीजन्स। ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समीप के स्थित होते हैं। ध्रुवीय, आपको मैंने ध्रुवीय क्षेत्र बताया था, आपको भूल गए शायद। ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो देखो ये ध्रुवीय क्षेत्र ये वाला होता है ऊपर, जो सबसे कोने में, ये जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है पोलर के, जो पृथ्वी को बीचों बीच बैठता है बच्चों, उसको यहाँ पे ये ध्रुवीय कहते हैं, ध्रुव। ये उत्तर ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव। यहाँ पे उत्तर है तो उसको उत्तर ध्रुव कहते हैं, जो दक्षिण में है वो दक्षिण ध्रुव कहते हैं उसको, ठीक है। याद रखें, जो उत्तर में उत्तर ध्रुव और जो दक्षिण में दक्षिण ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, मतलब ध्रुव में क्या होता है, देखो ध्रुव, ये ध्रुव है, ये सूर्य है, ठीक है। ध्रुव में हमेशा बर्फ जमा रहता है, क्यों? यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है, लेकिन अब बर्फ पिघल भी रहा है बच्चों, ठीक है। मानव के प्रदूषण के कारण ये बर्फ दिन पर दिन पिघल रहे हैं। देखो ये ध्रुव है, तो ध्रुव में बर्फ क्यों रहता है बच्चों? सूर्य का प्रकाश होता है यहाँ पे तिरछा पहुँचता है,
ठीक है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जल्दी पहुँच जाता है 0 डिग्री पर, लेकिन सूर्य का प्रकाश यहाँ पे बहुत से तिरछा पहुँचता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी कम होती है, बहुत ही गर्मी कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है। या हम समझ लो कि ध्रुव पे क्या होता है, सूर्य की प्रकाश जाती ही नहीं है। ठीक है, याद रखना, सूर्य की प्रकाश ध्रुवों पर नहीं जाती। 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। ठीक है, 6 महीने हल्का हल्का धूप पड़ेगा और 6 महीने हमेशा रात रहेगा। याद रखना, ध्रुव पर जो होता है 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कहाँ पे 6 महीने दिन और कहाँ पे 6 महीने रात होते हैं, तो ध्रुवों पर, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है 6 महीने पड़ता है और 6 महीने नहीं पड़ता है। समझ गए? तो कह रहा है जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, मतलब जहाँ पे बर्फ जमा रहते हैं बच्चों, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को स्थित होते हैं। पृथ्वी दोनों ध्रुवों को, पृथ्वी के दोनों, एक और दो, ये दो ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, मैंने आपको बताया था। उत्तर ध्रुव जो होते हैं उत्तर उत्तर में रहते हैं। जो उत्तर ध्रुव है जो उत्तर उत्तर में स्थित है, जो दक्षिण ध्रुव है वो दक्षिण में अवस्थित है। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश है, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, अमेरिका और रूस और साइबेरिया क्षेत्र जैसे उष्णकटिबंधीय में पड़ने वाले देश भारत। उष्णकटिबंधीय कौन सा? ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये क से कर्क, ये म से मकर। कर्क रेखा और 0 डिग्री के बीच में जो ये खाली लाइन है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय। ठीक है, और भारत किसके अंदर है? उष्णकटिबंधीय के। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच एक और लाइन है, उसके ऊपर जो ये वाला क्षेत्र है ना, इसे कहते हैं ध्रुवीय। ठीक है, देखो, देखो, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये 0 डिग्री है बच्चों। ये आपको मैंने बताया था, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। देखो, ये कर्क रेखा के बीच जो खाली खाली लाइन है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय मतलब क्या होता है? यहाँ पे सूर्य की प्रकाश जो होता है यहाँ भी पहुँचता है। उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे गर्मी अधिक रहती है। ठीक है, ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। इसके ऊपर एक और लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर एक और लाइन है। ये जो होती है बच्चों को क्या होती है? ये वाली, ये जो एक और लाइन है, फिर इसके ऊपर जो ये लाइन है ना, ये वाली, उसे कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। ये वाली समशीतोष्ण कहलाता है, लेकिन उतना मत जाना। कर्क रेखा के ऊपर एक और लाइन होता है, उसको छोड़ के उसके ऊपर वाली जो सब होता है बच्चा, उसे कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। यहाँ पे भी कर्क रेखा को छोड़ के उसके बाद जो ऊपर वाला रहता है उसको कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, वो मैप शायद उसमें नहीं है, नहीं तो कल वाले ग्राफ में देखना, कल वाले आपसे भेज दूंगा। ठीक है, फोटो भेज दूंगा। तो साइबेरिया क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले भारत जैसे देश, इंडोनेशिया, केन्या, नेबर, युगांडा है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह दिया। इसका मतलब क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होगा? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यहाँ पे, ये कर्क रेखा है और ये 0 डिग्री है, तो कर्क रेखा 0 डिग्री भी उष्णकटिबंधीय है। यहाँ भी ये मकर रेखा है, यहाँ भी उष्णकटिबंधीय है। दोनों जगह उष्णकटिबंधीय पाया जाता है ना। यहाँ पे देखो, ये 0 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर एक और रेखा है, उसे कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क 0 डिग्री के नीचे मकर रेखा है। इन दोनों को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पे हमेशा सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है? सीधा पड़ता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं, जैसे भारत, इंडोनेशिया, केन्या, नाइजीरिया, युगांडा। यहाँ पे क्या होता है? सूर्य का प्रकाश ठीक ठाक पड़ता है। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? यहाँ पे रेगिस्तान पाया जाएगा। ठीक है, रेगिस्तान। और यहाँ पे रेगिस्तान में इन ध्रुवीय क्षेत्र पे क्या होगा? रेगिस्तान पाया जाएगा। और कैसा क्षेत्र? गर्म रेगिस्तान। और ठंडे इलाकों में पता है ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है। ठंडा रेगिस्तान में तो क्या, वहाँ पे बस सिर्फ बर्फ जमा रहता है, वहाँ पे बालू नहीं रहता। ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु बहुत ही सर्द होती है। ध्रुवीय क्षेत्र में जो जलवायु होती है बहुत सर्द होती है, मतलब ठंडी होती है, क्योंकि ध्रुव क्षेत्र है। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है? बर्फ होता है। आपको मैंने बताया वहाँ पे क्यों बर्फ होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहाँ पे पहुँचता ही नहीं है इन दोनों कोनों पे, क्योंकि तिरछा पड़ता है ना प्रकाश। और तिरछा प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? वहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं जाएगा और वहाँ पे बर्फ जमने लगेगी ठंडी की वजह से। ठीक है, जहाँ अधिकतर 6 माह तक सूर्यास्त नहीं होता है और 6 माह सूर्योदय नहीं होता है। बच्चों मैंने क्या बताया था? ध्रुवीय क्षेत्रों पर क्या होता है? 6 माह का शुरुआत होता है, दिन होता है, 6 महीने का रात होता है। ठीक है, नोट कर लेना कि ध्रुवीय क्षेत्र पर ही 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। न्यूनतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और यहाँ पर रहने वाले जंतु इसी से अनुसार अनुकूलित होते हैं। तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, -37 डिग्री सेल्सियस, माइनस, देखो 0 डिग्री पे तो बर्फ बन जाता है बच्चों। 0 डिग्री पर ये माइनस चला गया, -37। सोच लो 0 डिग्री पे बर्फ बन गया। यहाँ पर रात को जो समय है -37 डिग्री। अगर यहाँ पर कोई हाथ निकल जाएगा, अगर कोई हाथ निकालेगा तो क्या क्या हो जाएगा? अपना हाथ उसका हाथ ठंडी की वजह से कट जाएगा, काटना पड़ेगा उसका हाथ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई जाता नहीं है रात को। तो -37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे कुछ जानवर भी रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जैसे पेंगुइन है, देखो मैंने बताया था अभी पेंगुइन का एग्जाम्पल लेके। तो ये याद रख लेना, जो ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है? ठंड क्यों होती है आपको बता दिया मैंने।
और अधिकतर 6 माह का दिन होता है, 6 महीने का रात होता है ध्रुवीय क्षेत्र पे। और तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग ध्रुवीय भालू के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने रेगिस्तान के जो जहाज था, ऊँट, उसके बारे में पढ़ा था। पहला है, इसके त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इसका इसका शरीर शीत रोधित होता है और इसे गर्म रखता है। ठीक है, इसका जो त्वचा होता है भालू का बच्चों, वो क्या होता है, शीत रोधित होता है। मतलब वहाँ पे इसको ठंडी नहीं लगने देता। शीत रोधित, शीत रोधित का मतलब क्या होता है, जो उसको ठंडा से बचा है। ठीक है, उसको अंदर जैसे इनर हम लोग पहनते हैं, वो समझ लो कि प्रकृति ने उसको खुद इनर पहना है। इतने बड़े बड़े बाल होते हैं उसके, समझ लो कि वो खुद गर्म रहता है। तो वही कह रहा है, जो शीत भालू होता है, इसका शरीर शीत रहित होता है, रोधित होता है और इसे गर्म रखता है। ठीक है, शरीर पर बालों की 2 मोटे परतें होती हैं बच्चों। बालों की शरीर पर क्या होती है, 2 मोटे परतें होती है, जिसको क्या करते हैं, ठंडा नहीं लगता है। चलो, नेक्स्ट, सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति तीव्र होती है। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होती है। तो जो भालू की सूंघने की शक्ति है बच्चों, सबसे अधिक होती है, याद रखना। भालू आपको सूंघ के पहुंच जाएगा। ठीक है, हम लोग इन कहानी सुनी है ना बचपन में कि कोई एक व्यक्ति लेट जाता है तो भालू उसको नहीं खाता है। लेकिन ऐसा मत करना कभी भी। कभी अब भालू भी बहुत ही तेज हो गए हैं, वो आपको चबा डालेगा। उसने भी कहानी पढ़ रखी है कि सो जाएगा और हम लोग समझेगा नहीं, ये भालू पहले की किताबी भाषा में ठीक कहानी थी, असली में नहीं होता है ऐसे। ठीक है, वो आपको पकड़ लेगा। तो भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायता करती है, क्योंकि उसकी जो सूंघने की शक्ति होती है बहुत ही अधिक होती है। नेक्स्ट है, सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देता है। इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते हैं। इसके जो भालू जो होता है वो भी सफ़ेद रंग का होता है बच्चों। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इसके जो शिकारी जो होता है इसको देख नहीं पाता है। वो लगता है कि वो कोई बर्फ़ी है। मान लो कि जो भालू का जो रंग है सफ़ेद है और बर्फ़ का भी रंग सफ़ेद है, तो जो शिकारी वगैरह जो जाएगा भी इसको मारने, तो समझेगा कि बर्फ़ बर्फ़ है, वो छुप जाएगा बर्फ़ में। या ठीक है, या ये अपना जो शिकार होता है बच्चों, उसको खोजने में क्या होता है, इसको बहुत ही सहायता होगी। ठीक है, शिकार इसको पकड़ ले, शिकार जो शिकारी को जल्दी पकड़ लेगा। ठीक है, ऐसा होता है। नख मुड़े हुए लंबे और पैने होते हैं। यह इन्हें बर्फ़ पर चलने में सहायता करता है। जो नख होते हैं बच्चों, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, जो इसको बर्फ़ में चलने में सहायता करता है। तो हम लोगों ने ध्रुवीय ध्रुवीय के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पेंगुइन के बारे में कि पेंगुइन क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार ध्रुवीय क्षेत्रों में अन्य परिचित जंतु पेंगुइन होता है। तो मैंने, देखो ये नोट कर लेना, गर्मी में गर्म स्थान पे क्या बताया मैंने, क्या बोलते हैं, ऊँट बताया। ठंडे स्थान पे क्या बताया मैंने, ध्रुवीय क्षेत्र पे भालू बताया था। अब सेकंड बता रहा हूँ, पेंगुइन, नोट कर लेना। ठीक है, ठंडे इलाके में दूसरा ही है पेंगुइन। इनके शरीर पर सर्दी से बचने के लिए मोटी चर्बी की परत होती है। देखो ये जो ब्लैक ब्लैक और वाइट वाइट है, ये क्या होते हैं, एक पक्षी एक प्रकार के। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, मोटी चर्बी की परत होती है। ये अच्छे तैराक भी हैं। तैरने के लिए पैरों में जाल जैसा बना होता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं, इनको तैरना भी आता है। और तैरने के लिए पैरों में जाल जैसा बना होता है इनके। ठीक है, तो नोट कर लेना। इन क्षेत्रों में रहने वाले अन्य प्रकार के प्राणी भी, जैसे मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल और कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में कौन कौन रहती है, जैसे मछलियाँ भी रहती है बहुत सारी। कौन से, किस क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में। ठीक है, मस्तरी मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल और अन्य प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। तो ये नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ठंड आपसे एग्जाम में दे देगा कि ठंडे इलाकों में कौन से पक्षी रहते हैं। तो आपसे 2-4 गर्मी का दे देगा 4 और एक ठंडी का दे देगा, कहेगा आप गलती मार के आ जाओगे। तो ठंडी का और गर्मी का दोनों याद रखना। ठीक है, ये लिख लेना कि ठंडे इलाकों में मछली पाई जाती है, कस्तूरी मृग पाया जाता है, रेंडियर पाया जाता है, लोमड़ी पाया जाता है, सील पाया जाता है, व्हेल पाया जाता है। ये सब ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। मछली ठंडे समय तक जल में रह सकती है, जबकि पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसलिए वे अधिक सर्दी आते ही गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है बच्चों, कि जो मछली होती है बच्चों, क्या होता है, मछली जो होती है अधिक समय तक ठंडे जल में रह सकती है। परंतु जो जीवित पक्षी होते हैं, क्या कर रहे हैं, अगर सर्दी आने पर क्या होते हैं, सर्दी आने पर गर्म स्थान की ओर चले जाते हैं। अगर मान लो कि इन लोगों को अगर ज़्यादा ठंडी लगती है तो क्या करते हैं, वो सर्दी जैसी आती है बच्चों, क्या करते हैं, गर्म स्थान पे जाने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, वो ठंडी स्थान को छोड़ के गर्म स्थान पे पहुंच जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो तेज होते हैं, इसका मतलब मानव जैसे। ठीक है, ये चले जाते हैं। इन्हें प्रवास पक्षी कहते हैं, इन्हें प्रवास पक्षी कहते हैं बच्चों। ठीक है, या नोट कर लेना। प्रवास पक्षी किसे कहते हैं, प्रवास का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना को ही प्रवास कहते हैं। जैसे हम लोग मान लो कि बिहार में रहते हैं
और इलाहाबाद मान लो अभिषेक का भाई आया है तो क्या है, प्रवास किया इसने। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना को प्रवास कहते हैं। उसी प्रकार ये जो जीवित पक्षी होती है बच्चों वो करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है। मान लो कि वो प्रवास पक्षी ठंडी में रहती है वहाँ पे, लेकिन गर्मी आ गया तो फिर से वो दूसरे इलाके में ठंडी पे जाने की कोशिश करेगी। मान लो कि उसको अत्यधिक ठंडी लग रही है उस पक्षी को, तो वो ठंडी आते ही क्या गर्म क्षेत्र की ओर जाना शुरू कर देगी। इसे कहते हैं प्रवास, क्योंकि वो ठंडी से गर्मी इलाके में जा रही है, ठीक है, या गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो वो गर्म से ठंडे इलाके में आ जाती है। इसी को कहते हैं प्रवास पक्षी। साइबेरिया क्रेन इसी की उदाहरण है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि साइबेरिया क्रेन प्रवास के उदाहरण नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। ये साइबेरिया क्रेन जो होती है प्रवास के उदाहरण है, तो ठीक है, तो नोट कर लेना, साइबेरिया जो क्रेन है इसी का उदाहरण है। जो साइबेरिया भारत के राजस्थान और हरियाणा के सुल्तानपुर में सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं, ठीक है। तो साइबेरिया क्रेन इसके उदाहरण है, जो साइबेरिया से भारत में राजस्थान और हरियाणा के सुल्तानपुर में सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं, ठीक है। तो नोट कर लें, देखो जो साइबेरिया है बच्चों बहुत ही ठंडा इलाका है, ठीक है। जो साइबेरिया है, साइबेरिया बता रहा हूँ कहाँ पे, देखो ये भारत का मैप है, ये देखो ये भारत का मैप है, ये ऊपर ये रसिया है, इसी को कहते हैं साइबेरिया क्षेत्र, ठीक है। इसी को बहुत ही यहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहता है। तो यहाँ के जो साइबेरिया पक्षी होते हैं ना, साइबेरिया पक्षी ठंडी जब पड़ता है, यहाँ पे ठंडी पड़ता है तो क्या करते हैं, भारत में आ जाते हैं वो लोग, ठीक है, गर्मी लेने के लिए। तो साइबेरिया जो क्रेन है पक्षी है, किसके उदाहरण है, प्रवासी पक्षी के उदाहरण है, ठीक है, नोट कर लेना। साइबेरिया जो क्रेन है प्रवासी पक्षी के उदाहरण है, जो भारत में कहाँ पे आते हैं, तो राजस्थान एवं हरियाणा, ठीक है। भारत में दो जगह आते हैं, राजस्थान और हरियाणा के सुल्तानपुर में। आपसे एग्जाम में दे देगा ये साइबेरिया पक्षी या साइबेरिया क्रेन भारत के किस स्थान पे आती हैं, लिख देगा बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, और इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, आप बिहार मार के चले जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, राजस्थान और हरियाणा। तो नोट कर लेना, ठीक है। साइबेरिया जो पक्षी होती है राजस्थान और हरियाणा में आती है, सुल्तानपुर में, ठीक है, नदी वगैरह है वहाँ पे इसलिए। ठीक है, तो प्रवास पक्षी समझ गए कि प्रवास पक्षी किसे कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मतलब अपने अनुसार वो एक जगह से दूसरी जगह भी चली जाती है पक्षी, ठीक है। मान लो कि ठंडी पड़ रही है तो गर्मी में चली जाएगी, और जहाँ पे गर्मी पड़ रही है तो वो ठंडी फिर से क्षेत्र में चली जाएगी। अब लोग पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जंतुओं का अनुकूलन। ये हम लोगों ने पढ़ा क्या, शीत, इससे अभी ऊपर हमने पढ़ा था ये सब शीत वाले, जहाँ पे ठंडे इलाकों में रहने वाले हम लोगों ने वो पढ़ा था, ठीक है, जंतु जानवर ठंडे इलाकों में पढ़ा था हमने। साइबेरिया वगैरह क्या है, ठंडे इलाकों वाले में है, ठीक है, साइबेरिया वगैरह मछली। और अन्य ठंडे वाले और अन्य ठंडे वाले जानवर कौन कौन से, मछलियाँ हैं, कस्तूरी है, रेंडियर है, लोमड़ी है, सील, व्हेल, अन्य प्रकार के ये ठंडे वाले इलाके हैं। हम लोगों ने ठंडा पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे गर्म, मतलब उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है बताओ, ये पृथ्वी है, यहाँ पे 0 डिग्री है, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा ये 0 डिग्री और कर्क रेखा के बीच जो खाली स्थान है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय, ठीक है। और 0 डिग्री और मकर रेखा के बीच जो खाली स्थान है उसे कहते हैं भी उष्णकटिबंधीय। दो जगह उष्णकटिबंधीय है बच्चों, याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या होता है, हमेशा सबसे ज़्यादा पड़ता है, याद रख लेना। उष्णकटिबंधीय हम लोग पढ़ेंगे, ठंडा में पढ़ लिया, हम लोग पढ़ लेंगे जहाँ पे गर्मी पड़ती है वहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। हमारा देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, आपको बताना नहीं पड़ेगा कि हमारा देश क्यों आता है, आपको पता चल गया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही हमारा भारत बसा है, ठीक है। यहाँ पे ये 0 डिग्री है, यहाँ पे कर्क रेखा है, तो भारत यहाँ पे बसा है, तो देखो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र है ये सब, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में हमारा भारत बसा है। यहाँ की जलवायु सामान्यतः गर्म और नम होती है। तो मैंने बताया कि गर्म क्यों होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यही तो है बच्चों, देखो ये कर्क रेखा है और कर्क रेखा ये देखो यहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय की गर्म होती है और नम होती है। इसी कारण यहाँ के वर्षावन घने पेड़ों से भरे होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ के जो वर्षा होते हैं, यहाँ के जो वर्षावन होते हैं, मतलब जो वन होते हैं, हमेशा पेड़ों से भरे रहते हैं। यहाँ जैव विविधता भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। जलवायु और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत में कई जगहों पर विशेष और अधिक जैव विविधता पाई जाती हैं। मतलब यहाँ का जो जलवायु है हल्का गर्म भी है और हल्का ठंडा भी है, ठीक है। जैसे साइबेरिया क्षेत्र में क्या होगा, वहाँ पे 6 महीने गर्म और 6 महीने रात। अत्यधिक क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक ठंडा। और देखो वहाँ पे ठंडे इलाकों में क्या होता है, वन कम पाया जाता है। जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे क्या होता है बताओ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ होता है, यहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे का विकास कब होता है, जब सूर्य का प्रकाश उनको मिलता है तब।
तो पेड़ पौधे, यहाँ पे पेड़ पौधे को प्रकाश मिलते ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे पेड़ क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भारत है, ये 0 डिग्री है, और यहाँ पे क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। भारत को यहाँ पे सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश इसी क्षेत्र में होगा जहाँ पे सूर्य का प्रकाश को होगा। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पे होंगे, जहाँ पे बीच वाले क्षेत्र में, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा वन घने होते हैं और पेड़ बहुत भरे होते हैं। यहाँ की जैव विविधता भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है बच्चों। जहाँ पे सिंपल सी बात है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे क्या होगा, जैव विविधता मतलब क्या, जानवर वगैरह पशु पक्षी क्या होते हैं, अत्यधिक रहेंगे। ठीक है, भारत में कई जगह हैं ये विशेष क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता दिख पाई जाती है। जैव विविधता मतलब क्या, बहुत सारे जानवर जंतु। ठीक है, तो भारत में कई जगह क्षेत्र हैं जहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। इन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे जैव विविधता पाई जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। नोट कर लेना, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक है, किसे कहते हैं, जैव विविधता को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। इसके कुछ उदाहरण नंदा देवी नीलगिरी जैव मंडल, पश्चिमी तट, सह्याद्री और उत्तरी हिमालय क्षेत्र है। तो जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा जंतु जानवर कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंदा देवी नीलगिरी। नंदा देवी कहाँ पे है, भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, नीलगिरी कहाँ पे है, भारत के यहाँ पे है। ठीक है, नीलगिरी देखना मैप में, मैं आपको भेज दूंगा। तो नंदा देवी है, नीलगिरी है। ठीक है, जैव मंडल पश्चिमी तटीय, लिखा नहीं है पश्चिम तटीय, मतलब ये है पश्चिम तट, ये पश्चिम तट है, ये पूर्वी तट है। तो ठीक है, तो नीलगिरी कहाँ पे है, यहाँ पे नीलगिरी में यहाँ पे है। ठीक है, महाराष्ट्र में। नीलगिरी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, याद कर लेना, नीलगिरी महाराष्ट्र में है। नीलगिरी बच्चों तमिलनाडु में है। ठीक है, हाँ सॉरी, तमिलनाडु में, याद करना, तमिलनाडु में यहाँ पे है। यहाँ पे जो नीलगिरी, देखो ये पर्वत के नाम है। भारत में जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, जैव विविधता पाए जाते हैं कहाँ पे, नंदा देवी में। नंदा देवी कहाँ पे, ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है नंदा देवी पर्वत। ठीक है, और नीलगिरी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। यहाँ पे नीलगिरी क्या है, पर्वत है। ठीक है, याद कर लेना, नीलगिरी पर्वत पश्चिम तटीय है और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, 3 क्षेत्र में। नंदा देवी सबसे ऊपर बताया, नीलगिरी सबसे यहाँ पे, नीलगिरी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे पूरा फैला है, जो पश्चिम तटीय सह्याद्री क्षेत्र में स्थित है और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। जलवायु और पहाड़, ऊंचाई, बारिश की मात्रा में, जैसे भौगोलिक कारणों से हमारे देश में बहुत विविधता पाई जाती है। जैसे वर्षा वन, पतझड़ वन, शुष्क शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, मरुभूमि वन। हर तरीके के वनों में अलग अलग जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसी कारण भारत में इतनी सारी जैव विविधता दिखाई देती है। हर भाग में जलवायु के कारण वनस्पति और प्राणियों में कई सारे अनुकूलन पाया जाता है। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे इतना ना मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है, मतलब इतना ना मतलब यहाँ पे क्या है, भारत में इतना जो जलवायु है बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से यहाँ पे अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, शुष्क शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, और अन्य प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जंतु और वनस्पतियाँ भी काफ़ी अधिक मात्रा पाई जाती हैं। जब देखो आप 8 क्लास में जाएंगे तो शुष्क शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, मरुभूमि वन, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको डिटेल से नहीं जाना है। ठीक है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा चैप्टर 8 में। इसी कारण यहाँ पे इतनी सारी जैव विविधता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मानसून है, मानसून यहाँ पे भारत में इतनी, आप सोचो भारत में इतनी सारी यहाँ पे जैव विविधता क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे मानसून हमेशा आता है। मानसून आता है और मानसून यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी ठीक ठाक पड़ता है। यहाँ पे बारिश भी अधिक होती है। बारिश अधिक होती है तो क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत दिखते हैं। पेड़ पौधे बहुत दिखते हैं भाई, बारिश में तो पेड़ पौधे उगते हैं, और पेड़ पौधे को सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, समझ गए। जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पेड़ पौधे उगते हैं। पेड़ पौधे उगते हैं तो बच्चों क्या होगा, वन जो वन का विकास होगा वो काफ़ी होगा, और वन का विकास होगा तो यहाँ पे जानवरों की संख्या भी अधिक बढ़ेगी। ठीक है, कीटनाशकों की संख्या भी अधिक बढ़ेगी। ठीक है, तो हर भाग में जलवायु के कारण वनस्पति और प्राणियों में कई सारे अनुकूलन पाया जाता है। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो जलवायु के अनुसार ही बच्चों क्या होता है, हर जगह हर प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा जलवायु रहेगा वहाँ पे वैसा जंतु विकसित होगा। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं कुछ। एशिया और विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप में बंदरों की कई सारी प्रजाति पाई जाती हैं। तो एशिया और विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप, देखो भारतीय उपमहाद्वीप बहुत बड़ा है, मतलब भारतीय क्षेत्र में। ठीक है, पाकिस्तान वगैरह मिला के
ये श्रीलंका वगैरह मिला के भारतीय उपमहाद्वीप बनता है, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है एशिया और विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप बंदरों की संख्या, तो बंदरों की संख्या कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा एशिया में पाई जाती है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज़्यादा। वैसे बंदर सभी खंडों में पाए जाते हैं, पर वे भारतीय उपखंडों में इनसे सबसे ज़्यादा विविधता और अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं। पर वे भारतीय उपखंड में, देखो बच्चों यहाँ पे उपमहाद्वीप लिखा है, उपमहाद्वीप का मतलब क्या हुआ कि जो जो जब देश पहले भारत था तो उसमें कोई सा भी देश, जैसे भारत से जितने भी देश टूटे हुए हैं ना बच्चों, जैसे छोटे छोटे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, तो जितने भारत के पहले देश जो हैं, देखो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। देखो जितने भी देश भारत से टूटे हैं, मतलब अभी भारत से जितने भी देश अलग हो गए हैं, मान लो कि बांग्लादेश है तो भारत से टूट के बना है, पाकिस्तान है जो भारत से टूट के बना है, ठीक है। तो भारत के जो जितने भी भारत है, तो तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो बंदर पाए जाते हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाए जाते हैं, ठीक है। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? देखो ये भारत है, तो भारत से जितने भी टूट के देश बने हैं बच्चों, अलग अलग जितने भी 4-5 देश हैं, जब वो जब वो देश टूटे नहीं थे ना, ठीक है, जब वो देश टूटे नहीं थे, उस सबको मिलाकर, उन सभी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप बनता है, ठीक है। अब ये देश अलग होते हैं तो भारत को उपमहाद्वीप नहीं कहा जाता, पहले कहा जाता था, क्योंकि इससे बहुत सारे देश टूट के बन गए हैं, तो जब वो टूटे हुए देश को आपस में मिला लेते हैं तो उसे कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। जब वो टूटे हुए देश को जब आपस में गिनती कर लेते हैं तो उसे कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, लेकिन अब भारत से बहुत सारे देश टूट गए हैं, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप नहीं कहते हैं, ठीक है। हनुमान लंगूर या भारतीय बंदरों में सबसे अधिक पाया जाता है। जो हनुमान लंगूर होता है बच्चों, वो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। यह बंदर कन्याकुमारी से हिमालय के फुट हिल्स तक और राजस्थान के रेगिस्तान से उत्तर पश्चिम की घनी वर्षों वन तक सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जो हनुमान लंगूर है बच्चों, सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। बंदर कन्याकुमारी में पाया जाता है। भारत के सबसे निचले हिस्से में कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी पाया जाता है। हिमालय के फुट हिल्स तक और राजस्थान के रेगिस्तान के उत्तर पश्चिमी की घनी बस्ती वर्षा वनों सभी क्षेत्र पाया जाता है। विभिन्न कुछ स्थानीय विविधताएं हैं, पर ये मुख्यतः ये काले या हल्के काले होते हैं, मतलब ये हल्के काले या काले रंग के पूरे होते हैं। इनके लंबे हाथ बहुत इनकी लंबे हाथ, बहुत लंबी पूंछ, छोटा अंगूठा और लंबे पैर होते हैं। वर्षा वनों में जीवित रहने के लिए पूर्णतः अनुकूलित होते हैं, ठीक है। तो वर्षा वनों में जीवन रहने के लिए पूर्णतः अनुकूलित है, मतलब ये खुद अपना जो सिस्टम होता है ये खुद लागू करते हैं। इनको अगर भूख लगती है तो तोड़ के खा भी लेते हैं, या एक जगह से दूसरे स्थान पर चले भी जा सकते हैं। ये तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, कोई विशेष पोषण ना होने के कारण सभी तरह के जंगल में जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। इनका खाना मुख्यतः फल फूल और नई नई पत्तियाँ रहता है। इनके पेड़ इसके लिए पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पर चढ़ना जरूरी है, जिसके लिए लंबे हाथ और पैर और लंबी पूंछ उपयुक्त साबित होती है। ये चारों पैर पर चलते हैं, पर चलने में ज़्यादा कूदना पसंद करते हैं बच्चों, ठीक है। जो बंदर होते हैं चलने से ज़्यादा कूदना पसंद करते हैं। एक टहनी से दूसरे टहनी पर आसानी से तेज़ी से क्या होते हैं, कूद सकते हैं। इनके जांघ की हड्डी की संरचना इस काम के लिए खास उपयुक्त होती है बच्चों। मत जो कह रहा है, जो इनकी हड्डी की जो जांघ की हड्डी होती है बच्चों, खास करके लिए ऐसा बनाया जाता है जिससे वो लंबी छलांग मार सके बच्चों, ठीक है। आपने बंदर देखा होगा, एक से एक लंबी छलांग मारते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जांघ ऐसा डिजाइन होता है, उनका जो जांघ डिजाइन होता है बच्चों, इतना लंबी छलांग मारता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक जगह से दूसरे स्थान पे आसानी से जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है कि जो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूद के जा सके, ठीक है। हनुमान लंगूर हमेशा टोली में रहते हैं, टोलियों में खाना ढूंढते हैं। अन्य बंदरों उदाहरण रिसस या मैकॉक की अपेक्षा कई बार जमीन पर उतर जाते हैं और जमीन में फल फूल तथा छोटे छोटे प्राणी खाते हैं। क्या लिखा है? अन्य बंदर जैसे रिसस या मैकॉक। तो देखो ये रिसस जो है बच्चों बंदर का नाम है, ठीक है। आपसे एग्जाम में लिख देगा कि रिसस किस जंतु का नाम है, लिख देगा शेर, कुत्ता, बंदर या भालू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, भालू, वो बंदर, ठीक है। तो अन्य उदाहरण रिसस किसका उदाहरण है? रिसस या मैकॉक किसका उदाहरण है? बंदर का। जो जमीन पर उतर जाते हैं और जमीन पर फल फूल खाते हैं, छोटे छोटे प्राणी को मार के खाते हैं, ठीक है।
इन अनुकूलन के कारण कम घने या सूखे तथा मानव बस्ती के निकट रह सकते हैं, और इस कारण यह भारतीय जंगलों में सबसे सफल जंतु है। तो भारतीय जंगलों में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? ये बंदर पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कई प्रकार के जंगलों में हाथी पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सी हाथी? एशियाई हाथी पाई जाती है। तो लिख लेना, भारत के जो जंगल में कौन सी पाई जाती है? एशियाई हाथी, ठीक है। एशियाई हाथी का मतलब क्या है? जो एशिया में हम लोग रहते हैं, हम लोग कौन से महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में, इसलिए भारत में जो हाथी पाई जाती है उसे कहते हैं एशियाई हाथी। हाथी में नए मौसम, जलवायु और पर्यावरण के प्रभाव में कई अनुकूलन देखने को मिलते हैं। अनुकूलन होते क्या? अनुकूलन मतलब बदलाव, ठीक है। तो मौसम के बदलते रंग को देख के इनमें भी अनुकूलन होती है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या अनुकूलन होती है इन लोगों में। यह प्रमुख रूप से घास खाता है। जो एशियाई होता है बच्चों, प्रमुख रूप से घास खाता है, परंतु इसके आकार और शरीर बड़ी मात्रा में घास सभी मौसम में उपलब्ध न होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। परंतु इनका जो शरीर का आकार है इतना बड़ा होता है कि हर मौसम में इनको घास उपलब्ध नहीं होता है। उनके विशाल आकार और लंबी सूंड के कारण यह वृक्षों की बड़ी ऊंचाइयों से टहनी और पत्ते तोड़कर खा सकते हैं। तो देखो, प्रकृति ने इनकी सूंड किस लिए बनाई है कि इनका जो आकार होता है काफ़ी बड़ा होता है, और ये हमेशा घास नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो होता है घास नहीं मिलता है, ठीक है। गर्मी के मौसम में घास मिलता है, ठंडी के मौसम में पानी रहता है तो घास भी नहीं उग पाता उतना, ठीक है। तो क्या होता है, इनका सूंड इसलिए है क्योंकि पेड़ों से मोटी मोटी टहनी तोड़ के वो खा लेते हैं, इसलिए वजह से बच्चों इनको क्या होता है, इनका प्रकृति ने इसकी सूंड बनाई है। जमीन पर रहने वाला भारत के वनों का अन्य कोई जीवन इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। जमीन पर रहने वाला भारत के वनों का अन्य कोई जीवन इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। उनकी सूंड घास काटने और चुनने के लिए, टहनियाँ पत्ती तोड़कर मूड़ के लिए मुंह में डालने के लिए काम आता है। जो उनकी जो क्या होती है, सूंड होती है बच्चों, क्या होता है उनके किस काम के लिए होता है कि पेड़ों से टहनियाँ तोड़ के और अपने मुंह में डालने के लिए काम आता है। एक प्रकार का हाथ का काम करता है, ठीक है। जो उनकी जो टहनियाँ होती, वो सूंड होता है, एक प्रकार का हाथ का काम करता है बच्चों, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उनका जो खाना होता है वो अपने मुंह तक वो सूंड के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आकार में बड़ा होने के कारण शरीर की सतह पर वाष्पन प्राप्त नहीं होता है। क्या कह रहा है? आकार में बड़ा होने के कारण शरीर की सतह पर वाष्पन पर्याप्त नहीं होता है। भारतीय उपखंड में गर्म मौसम में यहाँ बड़ी समस्या हो सकती है। हाथी के कान बड़े होते हैं, कान के यहाँ त्वचा पतली होती है और रक्त वाहिनी का जाल रहता है। आपने देखा होगा कि हमेशा हाथी अपने कान हिलाता रहता है। इससे उस शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करती है। अफ्रीका के, देखो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है। हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, आपको पता है। कान के यहाँ त्वचा पतली होती है बच्चों, ठीक है। इनके जो कान का जो त्वचा होता है काफ़ी पतली होती है। रक्त वाहिनी का जाल होता है। रक्त वाहिनी मतलब क्या? नसों का जाल होता है इनके कान में। और आपने देखा होगा कि हमेशा कान हिलाता रहता है हाथी, जिनकी वजह से नसों में क्या होता है कि नसों में इनकी हुलडुल मतलब झूलता रहता है, हिलाते रहते हैं वो लोग, ठीक है। कान इसलिए हिलाते हैं क्योंकि सभी जगह क्या होता है, खून एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इसके यहाँ शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे जो शरीर का तापमान होता है, हाथी अपने कान से शरीर का ताप नियंत्रण रखता है बच्चों, ठीक है। और अफ्रीका में गर्मी का मौसम भारत में से अधिक तेज होता है। तो अफ्रीका में देखो, अफ्रीका में क्या होता है कि जो गर्मी का मौसम भारत में अधिक तेज होता है बच्चों, बताओ। तो अफ्रीका में जो गर्मी का मौसम होता है भारत से अधिक तेज क्यों होता है? इसका सिंपल सा मैं आपको कारण बताया था। 0 डिग्री, जो अफ्रीका है वो 0 डिग्री पे स्थित है, देखो यहाँ पे अवस्थित है, और भारत यहाँ पे अवस्थित है, देखो। तो 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। तो 0 डिग्री पे यहाँ पे पहुँचता है, तो इसलिए इस कारण यहाँ पे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होती है? अफ्रीका में। यहाँ पे कम होता है क्योंकि 0 डिग्री से भारत क्या उत्तर में है, देखो यहाँ पे 0 डिग्री में सटा नहीं है भारत, ठीक है। याद रखना, भारत जो है 0 डिग्री में सटा नहीं है, ठीक है। अफ्रीका जो है वो 0 डिग्री में पड़ता है बच्चों, ठीक है, याद रख लेना। जिसके कारण यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, भारत में उसकी तुलना में कम होती है। तो वही कह रहा है कि अफ्रीका में गर्मी का मौसम भारत से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वो 0 डिग्री पे अवस्थित है, और वहाँ ग्रीष्म काल में गर्मी ज़्यादा होती है। इस गर्मी में खुद का तापमान नियंत्रित रखने के लिए अफ्रीकन हाथियों के कान भारतीय हाथी के कानों से बड़े होते हैं। तो जो अफ्रीकन हाथी जो होते हैं बच्चों, भारतीय हाथी से उनके कान बड़े होते हैं। किसके? अफ्रीकन हाथी के, क्योंकि वहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है, और गर्मी अत्यधिक पड़ती है तो हाथी जो होते हैं कान हिलाते हैं, जिसकी वजह से उनका क्या होता है, ठंडक महसूस होती है, ठीक है। और अपना क्या होता है, तापमान जो होता है, जो टेम्परेचर होता है उसको बनाकर रखते हैं, बरकरार रखते हैं, जिसकी वजह से उनको गर्मी कम लगती है, ठीक है। समझ गए ना?
न अब कुछ शब्द हैं। ध्रुवीय क्षेत्र मतलब पोलर रीजन्स, अनुकूलन एडेप्टेशन, अधिकतम तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान मिनिमम टेम्परेचर, प्रवास माइग्रेशन और आर्द्रता ह्यूमिडिटी। याद कर लेना, सुनूंगा कल। तो ये सब पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। मैं आपको पढ़ा ही दिया था कि हम लोगों ने क्या सीखा इतना। चलो ये आपको क्वेश्चन देना, इन इस कथन को पढ़े और सही उत्तर दे। इनमें से कौन मौसम की घटक नहीं है? पवन, तापमान, आर्द्रता, पहाड़। तो क्या हो जाएगा? पहाड़ बच्चों, ठीक है। मौसम किसके कारण बनता है? पवन, तापमान और आर्द्रता के कारण। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु कौन है? तो ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और रेड डियर। उष्णकटिबंधीय बताओ, ध्रुवीय भालू कहाँ पाया जाएगा? पेंगुइन ठंडे इलाकों में, लेकिन उष्णकटिबंधीय में रेड डियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलो आपका जो क्वेश्चन जो चैप्टर 8 है बच्चों वो भी कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। जलवायु और अनुकूलन। तो हम लोग कल बात करेंगे अध्याय 9 के, ठीक है। कल जो है अध्याय हम लोग 9 की बात करेंगे, तो एकदम कंप्लीट डिटेल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बच्चों खाना पीना खाइए, पढ़िए, सोइए मस्त से, ठीक है। और इसको रिवीजन करिए। देखो कोई भी चैप्टर रिवीजन करने से होता है। देखो ये लोग कहते हैं बच्चों याद नहीं रहता, देखो याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम है रिवीजन, ठीक है। रिवाइज करो उसको, ठीक है। रिवाइज हमेशा 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, जितना बार रिवाइज करोगे तुम्हारा डाउट जो होगा हमेशा चला जाएगा, ठीक है। हमेशा चला जाएगा। ये नहीं कि बार 2 बार पढ़ लिए हैं, कम से कम 20 बार पढ़ो, 30 बार पढ़ो, उसका एकदम कंठस्थ कर लो उसको, ठीक है। तभी याद रहेगा चीज़, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे जैसा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना, कम से कम 10 बार पढ़ना। बाय।